नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमी के सेट 6 की डिस्कशन को। पहले 5 सेट्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं। इस पर्टिकुलर सेट में हम बेसिकली चर्चा करेंगे इंडस्ट्रियल इश्यूज़ के बारे में। ठीक है, कई सारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि पिछले साल समाचार में रहीं, उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे हम स्टील इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सरकार ने जो पूर्वोदय मिशन जो जारी किया है उसके बारे में बात की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम टेक्सटाइल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें नेशनल टेक्सटाइल्स मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट श्योर लॉन्च किया गया है। ठीक है, एमएसएमईज इंडस्ट्री के बारे में भी बात की जाएगी, इसकी परिभाषा बदलने की जो है बात चल रही है। इससे ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको मैंने यहाँ बताए हैं, इन्हीं एग्जाम्पल्स को हम आगे जो हैं डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडस्ट्री यानी कि उद्योग और उनके साथ जुड़े हुए जो मामले हैं उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि इसके पहले के सेट्स और बाकी सब्जेक्ट्स के जो पुराने सेट्स हैं उनको अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गौर से देखिए, एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। ये प्लेलिस्ट स्टडी आईक्यू एजुकेशन ने ही क्रिएट की है, इसको आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी आसानी हो सकती है आपको पुराने लेक्चर्स देखने में, और ये आपको हेल्प करेगा यूपीएससी 2020 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। ऑलराइट, और यही नहीं, और भी कई सारे परीक्षाओं के लिए ये वीडियो जो है वो काम की साबित हो सकती है। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल अनिरुद्ध सर के नाम से। ध्यान रखिएगा, ये मेरी यूनिक आईडी है। ऑलराइट, और ट्विटर पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरा ट्विटर हैंडल। इसके अलावा स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। इस ऐप के ऊपर यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स की डिस्कशन का कोर्स जो है उपलब्ध है। 2011 से 2019 का सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन यहाँ पे किया है। बहुत ही यूनिक अप्रोच है। हमने सभी के सभी पेपर्स को 6 सब्जेक्ट्स में यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इस तरीके से। ठीक है, सो दैट आपको जो है सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस यहाँ पे मिल सके। इसको आप यहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं। सो लेट अस बिगिन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये फॉलोइंग टॉपिक्स, फॉलोइंग विषय को कवर करने वाले हैं। मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया है। सबसे बड़ा टॉपिक जो मैं यहाँ पे कवर करूँगा और थोड़ा टेक्निकल भी है वो है टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर का जो डिस्ट्रेस है, टेलीकॉम सेक्टर का जो मेन इशू था AGR का, इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो प्लीज़ गौर से सुनिएगा इस पर्टिकुलर इशू को। इसमें से जो कंट्रोवर्सी हुई उस पर सवाल नहीं आएगा, लेकिन इसमें जो टेक्निकल टर्म्स यूज़ की गई हैं, जो शब्दावली यहाँ पे इस्तेमाल की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर DOT के द्वारा, वो काफ़ी रेलिवेंट है। इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं विद MSME सेक्टर। सबसे पहले MSME सेक्टर जो है ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज यहाँ पे जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उन्होंने कहा है कि सरकार जल्द ही MSME की परिभाषा को बदलेगी। ठीक है, सबसे पहले जो करंट हमारी डेफिनेशन है उसमें क्या है? करंट डेफिनेशन असल में क्या है? वो निवेश के ऊपर आधारित है, यानी कि किसी भी तरह की जो इंडस्ट्री है उसने प्लांट और मशीनरी में कितना निवेश किया है उसके आधार पर यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो दी गई है। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए डेफिनेशन अलग है और सर्विस सेक्टर के लिए डेफिनेशन अलग है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 तरह के इसमें होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, M, S और M, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। सिमिलरली सर्विस में भी 3 है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में माइक्रो के लिए अगर आपको एलिजिबल होना है तो आपका निवेश जो है वो 25 लाख से कम होना चाहिए। स्मॉल के लिए आपका जो है 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक का, और मीडियम के लिए जो है 5 करोड़ टू 10 करोड़ है। सर्विस सेक्टर में माइक्रो के लिए 10 लाख है, स्मॉल एंटरप्राइजेज में जो है वो 2 करोड़ है, और मीडियम में 2 से 5 करोड़ तक का है। ठीक है, ये तो आपको अलग से याद करना होगा। इसको अलग से पेपर पे लिख लीजिए, काफ़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। अभी ये हमारी प्रेजेंट डेफिनेशन है। ठीक है, ये अभी जो हम फिलहाल फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कमिटी बिठाई गई है, एक्सपर्ट कमिटी ऑन MSME अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ UK सिन्हा। ठीक है, इनके अंतर्गत कमेटी बिठाई गई है जो कि इस डेफिनेशन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो नई डेफिनेशन आने वाली है उसमें कहा जा रहा है, अभी आई नहीं है, कहा जा रहा है कि वो टर्नओवर के आधार पर होगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के आधार पर नहीं होगी, टर्नओवर के आधार पर डेफिनेशन दी जाएगी, क्योंकि उसमें जो है ज़्यादा आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री का जो है स्तर कहाँ पर लाए करता है। ये जो मेन न्यूज़ है डेफिनेशन ऑफ MSME, ये आपको जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर MSME सेक्टर की जो अहमियत है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, ठीक है, जो विनिर्माण उत्पाद आप कह सकते हैं, या फिर उत्पाद में इसका जो योगदान है वो 45% के आसपास है।
निर्यात में इसका जो योगदान है वो 40% से भी ज़्यादा है और जीडीपी में भी इसका योगदान 28% है, यानी कि एमएसएमई को हम लाइटली बिल्कुल भी नहीं ले सकते। आज के टाइम में जब कोरोना वायरस चल रहा है तो एमएसएमई सेक्टर काफ़ी बुरे तरीके से प्रभावित होने की बातें चल रही हैं और ये गवर्नमेंट के साथ साथ एमएसएमई सेक्टर के लिए तो परेशानी है ही, लेकिन सरकार के लिए भी बड़ी परेशानी साबित हो सकता है। ठीक है, एमएसएमई की खास बात यही होती है कि दे रिक्वायर लो कैपिटल टू स्टार्ट द बिजनेस बट क्रिएट ह्यूज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इनको पैसा ज़्यादा नहीं चाहिए होता, लेकिन ये रोज़गार बहुत पैदा करते हैं जिसके लिए इनकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा है भारत के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम डिस्ट्रेस इन टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। यहाँ पर जो एजीआर क्राइसिस हुई थी, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही गौर से सुनिएगा, बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही प्रॉपरली आपको यहाँ पे समझाऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ पर ये मार्च की न्यूज़ है। हुआ क्या हुआ, क्यों हुआ, सभी हम यहाँ पे कवर करेंगे। टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया इज फेसिंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। एक वित्तीय संकट है जो टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर अभी मंडरा रहा है। ठीक है, यहाँ पर एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनियों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी इस डिस्ट्रेस की वजह से। उसके पहले थोड़ा सा आपको बेसिक बताना चाहूँगा। इंडिया इज करंटली द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट विद अ सब्सक्राइबर बेस ऑफ 1189.28 मिलियन। ठीक है, जिसमें से 1168 जो है वो हमारे मोबाइल फ़ोन कनेक्शंस हैं और जो लैंडलाइन कनेक्शंस हैं वो केवल 20 मिलियन के आसपास हैं। तो लगभग 1200 मिलियन हमारे पास टोटल फ़ोन्स हैं, जिसमें से 1170 के आसपास हमारे जो मोबाइल फ़ोन कनेक्शंस हैं और टेलीफोन कनेक्शंस हमारे केवल 20 मिलियन के आसपास हैं। ठीक है, साथ ही में अगर हम टेली डेंसिटी की बात कर लें, भारत में जो टेली डेंसिटी है, टेली डेंसिटी क्या होता है कि हर 100 घरों के संदर्भ में कितने टेलीफोन कनेक्शंस हैं। तो रूरल एरियाज़ में हमारे भारत में जो कुल मिला के टेली डेंसिटी है ओवरऑल इकट्ठी, अगर हम जो है ग्रामीण और शहरी इलाकों का मिला के बात करें तो 90% के आसपास हमारी टेली डेंसिटी है। लेकिन ग्रामीण इलाकों की टेली डेंसिटी 57% है, अर्बन इलाकों की टेली डेंसिटी 160% है। यानी कि अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो हर 100 घरों के पीछे 57 लोगों के पास फ़ोन है, लेकिन यहाँ पे हर 100 घरों के पीछे 160 लोगों के पास फ़ोन है। ठीक है, या फिर 160 लोगों के पास टेलीफोन कनेक्शन है। यहाँ पर ये तो बेसिक हुआ। अब हम बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर जो यहाँ पर स्ट्रगल फेस कर रहा था वो क्या था। इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई थी राजीव गौबा के अंतर्गत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ये नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, राजीव गौबा के अंतर्गत समिति बिठाई गई थी और ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे देख रहे थे। हम बात करेंगे एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के बारे में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इसको लेकर जो विवाद हुआ वो क्या था। देखिए, असल में हुआ क्या था कि ये काफ़ी लंबे टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी। असल में ये सितंबर अक्टूबर से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी 2019। ठीक है, सितंबर 2019 से ही ये जो मामला है शुरू हो चुका था और सुप्रीम कोर्ट में जा चुका था। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि जो टेलीकॉम कंपनीज है यहाँ पे उनको 1.47 लाख करोड़ का जो पैसा है वो जमा करना है 24 जनवरी 2020 तक। ठीक है, इसे कहा गया है एजीआर। एजीआर क्या है आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ पर लेकिन जो कंपनीज थी इन्होंने ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं किया, उन्होंने कोई पैसा यहाँ पे सबमिट नहीं किया क्योंकि कंपनीज का ये मानना था कि ये जो कैलकुलेशन की गई है आपने बहुत ही गलत की है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे पैसा जमा नहीं करेंगे। यहाँ पर असल में होता क्या है, सिंपल सी बात है। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ एयरटेल की। ठीक है, मैं ऐसे पर्टिकुलरली एयरटेल को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं केवल बात कर रहा हूँ एयरटेल के बारे में। बात कर लेते हैं एयरटेल। यहाँ पे मान लीजिए इसको असल में दो तरह की फ़ीस देनी पड़ती है। ठीक है, वो दो तरह की फ़ीस कौन सी होती है। एक होती है लाइसेंसिंग फ़ीस, ठीक है, और एक होती है स्पेक्ट्रम की फ़ीस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेलीकॉम ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड टू पे लाइसेंस फीस एंड स्पेक्ट्रम चार्जेस। ठीक है, दोनों ही तरह की फ़ीस होती हैं। जो लाइसेंस फ़ीस होती हैं वो लगभग 8% होती है और ये जो होती है ये लगभग 5% होती है स्पेक्ट्रम फ़ीस। अब मुद्दा यहाँ पे असल में ये बना कि ये जो 8% है ये किसका 8% की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आता है रेवेन्यू। ये 8% ऑफ रेवेन्यू की बात हो रही थी। अब ये रेवेन्यू कहाँ से आता है। रेवेन्यू असल में टेलीकॉम कंपनियों के पास दो जगह से आता है। एक तो टेलीकॉम रेवेन्यू होता है, ठीक है, एक होता है नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू। अब यहाँ पर बात क्या हुई कि एयरटेल ने, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे हैं, एयरटेल ने कहा कि जी मेरा टेलीकॉम रेवेन्यू इतना है, इस टेलीकॉम रेवेन्यू का 8% मैं देने के लिए तैयार हूँ, जो कि हमारा समझौता पहले ही हो चुका है, और 5% इस टेलीकॉम रेवेन्यू का मैं स्पेक्ट्रम फीस भी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कह रहा है कि टेलीकॉम रेवेन्यू नहीं, आपको नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू को जोड़कर इन दोनों का जो है आपको सम करके इसका 8% आपको देना है और इसका 5% आपको देना है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी यहाँ पे टेलीकॉम कंपनीज। ये मेन इशू है यहाँ पर। ठीक है, सो
According to DOT, Department of Telecommunication, the calculations should incorporate all the revenues earned by a telecom company including from non-telecom sources such as deposit interest and sale of assets. ठीक है, तो नॉन टेलीकॉम सोर्सेज जो हैं वहाँ से जो रेवेन्यू आप कमा रहे हैं उसको भी इंक्लूड किया जाए यहाँ पर, सो दैट आपका जो पैसा है हम ज़्यादा ले सकें. टेलीकॉम कंपनीज कह रही थी कि हम तो केवल आपको टेलीकॉम सर्विस से लिया गया रेवेन्यू ही देंगे, उसी का जो परसेंटेज हम आपको जमा करेंगे. अच्छा, एक और सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि टेलीकॉम रेवेन्यू और नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू में अंतर क्या होता है. टेलीकॉम रेवेन्यू बेसिकली वो वाला रेवेन्यू, फॉर एग्जांपल आपने अपने फ़ोन का रिचार्ज करवाया, ठीक है, इसे कहा जाता है टेलीकॉम रेवेन्यू. नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू क्या होता है? नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू ये होता है, मान लीजिए एयरटेल का कोई ऑफिस है, उसने वो ऑफिस बेच दिया, ठीक है. मान लीजिए एयरटेल के पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है, उस पैसे के ऊपर उसको ब्याज मिल रहा है, ठीक है. वो यहाँ पर सरकार ये कह रही है कि आपको उस नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू के ऊपर भी यहाँ पर हमें लाइसेंस फीस का ये और स्पेक्ट्रम फीस जमा करनी होगी. इसीलिए ये विवाद हुआ, जिसके चलते एयरटेल, वोडाफोन सभी कंपनीज के ऊपर बहुत भारी जो है वो बर्डन बढ़ चुका था. इस समय ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है टेलीकॉम कंपनीज ऑल टुगेदर बंद हो जाएं, ठीक है. हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं. द रेवेन्यू अमाउंट यूज्ड टू कैलकुलेट दिस रेवेन्यू शेयर इज टर्म्ड एज AGR. तो बेसिकली अब फाइनली हम जो चीज़ समझ सकते हैं वो ये है कि टेलीकॉम कंपनीज के अनुसार ये AGR है और सरकार के अनुसार ये और ये दोनों मिलाकर जो है ये AGR है. केवल ये फ़र्क था. तो AGR की कोई डेफिनेशन तो है ही नहीं. हाँ, अगर क्वेश्चन आपको ये पूछता है कि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट व्हाट इज AGR, तो TR प्लस NTR बोथ आर AGR. ठीक है, क्लियर है. अब जाके समझ आ गया होगा आपको कि हम एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की क्या बात कर रहे थे. ये जो है विवाद अभी तक चल ही रहा है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी भी कंटिन्यू हो रही हैं. नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब स्टील सेक्टर की बात करेंगे. स्टील सेक्टर में दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके हमारे सामने आई और दोनों ही न्यूज़ हमने यहाँ पे कवर की हैं. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील. मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इज़ द नोडल एजेंसी फॉर द पूर्वोदय स्कीम. ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, इंडिया बिकम्स द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. यहाँ पर क्या है, जो सबसे टॉप पर था देखिए वो तो अनडिस्प्यूटेड लीडर है चाइना. ठीक है, उसके बाद पहले जो है यहाँ पर जापान था, दूसरे नंबर पर जापान था. अब जो है दूसरे नंबर पर भारत आ चुका है. ठीक है, आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर भारत ने जापान को जब डिस्प्लेस किया तो भारत की जो क्रूड प्रोडक्शन थी वो 109 मिलियन टन के आसपास है. ठीक है, भारत और जापान में ज़्यादा अंतर नहीं है. जापान में 107 मिलियन टन के आसपास प्रोडक्शन होती है. ठीक है, और भारत में जो है 109 मिलियन टन के आसपास प्रोडक्शन होती है. ये डेटा किसने दिया है? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा ये डेटा दिया गया है. इंडिया बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर. अब हैरानी वाली बात आप सुन के हैरान हो जाएंगे, चाइना यहाँ पर कितना बनाता है? 928 मिलियन टन. ठीक है, चाइना को कभी भी यहाँ पर सक्सीड करना पॉसिबल ही नहीं है. अगर बाकी कुछ देश मिल भी जाएं तब भी बहुत कठिन होगा चाइना को यहाँ पे सक्सीड करना. ठीक है, यहाँ पर जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड बॉडी है फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. ठीक है, और इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्री एसोसिएशंस इन द वर्ल्ड विद मेंबर्स इन एवरी मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री. इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है. ऑलराइट, और इन 1967 में इसकी स्थापना की गई थी. क्लियर है. इस क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट हालांकि अब यहाँ पे गलत हो गया कि इंडिया इज़ नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील. क्लियर. उसके बाद सेकंड जो न्यूज़ है वो पूर्वोदय स्कीम की है. पूर्वोदय स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं. पूर्वोदय स्कीम जो है वो भारत ने क्यों लॉन्च की है? यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने ही लॉन्च की है इन पार्टनरशिप विद यहाँ पर CII एंड JPC. CII अगेन इंडस्ट्री बॉडी है भारत की, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. ये तीनों मिलके जो है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के साथ ये स्कीम को चला रहे हैं. इस स्कीम में इंटीग्रेटेड स्टील हब बनाए जाएंगे. ऐसे इलाके बनाए जाएंगे जहाँ पर केवल स्टील का ही उत्पादन हो रहा है. और ये कौन से राज्यों में शुरू किया जा रहा है? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको वापस ले जाना चाहता हूँ. इस क्वेश्चन को देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इज द नोडल एजेंसी फॉर पूर्वोदय स्कीम. बिल्कुल सही जवाब है ये. सेकंड ओनली विल बी द करेक्ट आंसर, वन इज रॉन्ग. साथ ही में ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द पूर्वोदय स्कीम? झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु. हमने जहाँ पे जस्ट देखा झारखंड है, ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, नदन आंध्र प्रदेश है. ठीक है, तमिलनाडु नहीं है. सो यही आपका सही जवाब होगा. नॉट इंक्लूडेड पूछा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को. ठीक है, तमिलनाडु यहाँ पे सही जवाब होगा. क्लियर. अब पूर्वोदय स्कीम का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? असल में भारत में नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 में सुनाई गई थी. ठीक है, इस पॉलिसी के अनुसार भारत को अपनी
जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ानी है, 300 मिलियन टन तक करनी है बाय 2030-31। ठीक है, अभी हमारी कितनी है, 109 मिलियन टन। हमें 2030 10 साल के अंदर जो है इसे लगभग 3 गुना बढ़ाना है। और इसमें कहा जा रहा है कि यदि ये पूर्वोदय स्कीम लॉन्च हो जाती है तो ये जो 5 आपके राज्य हैं इन्हीं में केवल और केवल 200 मिलियन टन जो है वो बनाया जा पाएगा। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और नदन आंध्र प्रदेश, ये स्कीम का मेन टारगेट है। यहाँ पर जो हमने इस चीज़ का जिक्र किया, जेपीसी क्या है, जॉइंट प्लांट कमेटी इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री ऑफिशियली एम्पावर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील टू कलेक्ट डेटा ऑन द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, ये एक अकेला संगठन है भारत में, अकेला ये संस्थान है भारत में जो कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा एम्पावर किया गया है टू कलेक्ट द डेटा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ओवर हियर इज, स्टील जो है वो एक डी रेगुलेटेड सेक्टर है। ठीक है, गवर्नमेंट डज नॉट सेट एनी एनुअल टारगेट्स फॉर द स्टील प्रोडक्शन, ये एक डी रेगुलेटेड सेक्टर है। क्लियर, दोनों चीज़ें क्लियर हैं स्टील सेक्टर के बारे में, स्टील प्रोडक्शन और पूर्वोदय स्कीम के बारे में। अब बात करेंगे हम टेक्सटाइल्स के बारे में। यहाँ पे तकनीकी टेक्सटाइल्स के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है टेक्निकल टेक्सटाइल्स का। टेक्निकल टेक्सटाइल्स बेसिकली होती क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। ये टेक्सटाइल मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स हैं मैन्युफैक्चर्ड प्राइमरीली फॉर टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज रादर देन एस्थेटिक और डेकोरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होती हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसमें नॉर्मल कपड़े नहीं आते। जो हम कपड़े हम नॉर्मल मतलब डेली लाइफ में हम पहनते हैं वो वाले कपड़े इसमें इंक्लूड नहीं होते। टेक्निकल टेक्सटाइल्स में फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी के सीट कवर हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी लगे हुए आए हैं, उसको हम टेक्निकल टेक्सटाइल्स कह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा एरोप्लेन में आप ट्रैवल करते हैं तो साइड पे छोटा सा कभी कोई पैड लगा होगा। ठीक है, वो पैड जो है कपड़े से मान लीजिए ढका होगा, तो वो एक तरीके से टेक्निकल टेक्सटाइल है। ठीक है, ये सब चीज़ें टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए क्वालिफाई करती हैं। जो भारत की टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट है बहुत ही छोटी है, कंट्रीब्यूट्स अराउंड 6% ऑफ 250 बिलियन ग्लोबल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मार्केट। बहुत ही छोटा हमारा योगदान है अगर हम वैश्विक जो मार्केट देखें इसमें। पेनिट्रेशन लेवल ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स इन इंडिया वेरीज बिटवीन 5 to 10% अगेंस्ट द लेवल ऑफ 30 to 70% इन डेवलप्ड कंट्रीज। जो विकसित देश हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स, भारत में बहुत ही कम चलती हैं। इसी को बढ़ावा देने के लिए अब हम लेकर आए हैं नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। इसका जो मूल उद्देश्य है इज टू पोजीशन द कंट्री एज अ ग्लोबल लीडर इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स एंड इंक्रीज द डोमेस्टिक यूज एज वेल। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे बढ़ानी है, एक तो उसका उत्पादन बढ़ाना है, ठीक है, साथ ही में उसका यूजेज भी बढ़ाना है, यानी कि लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसमें डोमेस्टिक मार्केट साइज हम अंदाज़ा लगा रहे हैं 40 से 50 बिलियन डॉलर का 2024 तक, विच इज़ वैल्यूड एट 16 बिलियन प्रेजेंटली। अभी बहुत ही छोटा है, अगले 4 साल के अंदर अंदर कहा जा रहा है कि ये जो है 16 बिलियन से 3 गुना होकर 40 से 50 बिलियन हो जाएगा। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री बनेगी जो कि इसको इम्प्लीमेंट करेगी। इसके कई सारे फ़ायदे हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल्स आर यूज्ड इंडिविजुअली और एज अ कंपोनेंट और पार्ट ऑफ अनदर प्रोडक्ट टू एनहांस इट्स फंक्शनल प्रॉपर्टीज। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये मेन चीज़ नहीं होती, ये एक तरीके का घटक होता है जो कि मेन कंपोनेंट में ऐड होता है। ठीक है, सो जैसे सीट कवर आपको मैंने बताया एग्जाम्पल है। ठीक है, ये कई सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, एरोस्पेस में यूज़ होता है, मैंने आपको बताया एरोप्लेन्स में, रेलवेज़ में यूज़ होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, एंड इट इज़ डेवलपिंग इन अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। लेकिन भारत में इसका जो डिमांड था और इसका जो प्रोडक्शन था वो दोनों ही बहुत कम थे, जिसको बढ़ावा देने के लिए नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन अब लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट छोटा सा एक प्रोजेक्ट श्योर है जिसको लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट श्योर क्या चीज़ है, इसका मतलब है सस्टेनेबल रेजोल्यूशन। ठीक है, SURE, सस्टेनेबल रेजोल्यूशन। बेसिकली इसमें क्या है, प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने लॉन्च किया है। ठीक है, अलॉन्ग विद क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, UN एंड IMG रिलायंस। इसमें मकसद क्या है, इट्स अ कमिटमेंट फ्रॉम द इंडस्ट्री टू मूव टूवर्ड्स फैशन दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ क्लीन एनवायरनमेंट, यानी कि कपड़ों का जो उत्पादन है वो इस तरीके से हो कि वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए इसका नाम है सस्टेनेबल रेजोल्यूशन। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास से ही ये जो है इंस्पायर्ड है, प्रेरित है सस्टेनेबल रेजोल्यूशन का नाम। क्लियर। साथ ही में तीसरी चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है पश्मीना प्रोडक्ट्स के बारे में। पश्मीना प्रोडक्ट्स को हाल ही में जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक पब्लिश किया है, इंडियन स्टैंडर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, मार्किंग एंड लेबलिंग ऑफ पश्मीना प्रोडक्ट्स टू सर्टिफाई इट्स प्योरिटी। ठीक है, जैसे BIS मार्क होता है सोने के ऊपर, ठीक है, कई सारी चीज़ों के ऊपर होता है, वैसे ही पश्मीना प्रोडक्ट के ऊपर भी BIS मार्क होगा ताकि पता लगाया जा सके कि वो जो है असली है या नकली है। ठीक है, पश्मीना ये कहाँ से आता है,
चांगथांगी और पश्मीना गोट जो होती है, ये एक स्पेशल ब्रीड ऑफ गोट है जो कि केवल और केवल लद्दाख में ही पाई जाती है। दे आर रेस्ड फॉर अल्ट्रा फाइन कश्मीर वूल नोन एज पश्मीना वंस वोवन। ठीक है, तो ये कैश्मीर वूल होती है, इसको जब ये इसकी सिलाई हो जाती है तो इसको पश्मीना कहा जाता है। ठीक है, द टेक्सटाइल्स आर हैंडस्पन एंड वर फर्स्ट वोवन in Kashmir. The nomadic Pashmina herders called Changpa live in the hostile and tough terrain of Changthang and are solely dependent on Pashmina for their livelihood. तो ये बेसिकली अपने रोज़गार के लिए इन्हीं गोट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं जिनसे ये कश्मीर वूल बनाते हैं जो कि आगे जाके पश्मीना में तब्दील हो जाती है। तो लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि इनको BIS का अब आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया जाएगा। नेक्स्ट L2 Pro India, और आई थिंक ये आखिरी न्यूज़ है। L2 Pro India बेसिकली क्या है, ये एक तरीके की ऐप है, आई थिंक यस, ये एक वेबसाइट है और मोबाइल एप्लीकेशन है। इसको लॉन्च किसने किया है? DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये जो विभाग है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, वाणिज्य और उद्योग के मंत्रालय के अंतर्गत ये विभाग फंक्शन करता है। इस ऐप का नाम L2 Pro क्यों रखा गया है? लर्न टू प्रोटेक्ट, सिक्योर एंड मैक्सिमाइज योर इनोवेशन। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस ऐप का लेना देना असल में IPR के साथ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ इसका लेना देना है। L2 Pro जो है इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, जो बेसिकली आपका DPIIT है, उसी के अंतर्गत एक और जो है सब डिपार्टमेंट है CPAM के नाम से। ठीक है, सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट इन कोलैबोरेशन विद, यहाँ पे सहयोग देने वाली कंपनीज क्वालकॉम है और NLU दिल्ली भी है। द मॉड्यूल फॉर दिस ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म विल एड एंड एनेबल इन अंडरस्टैंडिंग IPRs फॉर देयर ओनरशिप एंड प्रोटेक्शन, इंटीग्रेट IP इनटू बिजनेस मॉडल्स एंड ऑब्टेन वैल्यू फॉर देयर R&D एफर्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि लोगों को ये बताया जाएगा कि आपको जो भी आपने आविष्कार किया है, जो भी आपने इनोवेशन किया है, आप किस तरीके से उसकी IPR को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लोगों को जागरूकता ही नहीं होती कि वो अपनी जो इनोवेशन है उसे किस तरीके से बचा सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। उसके लिए ये L2 Pro India का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपने इसको एंजॉय किया होगा। हम धीरे धीरे जो है इकोनॉमी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसमें हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें पावर सेक्टर की बात करेंगे, उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करेंगे, राइट। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।